उसके अंदर. So that is what we are seeing. ठीक है. Now the thing is that in order to enter into this chapter we need some fundamental definitions. तो हमने वो fundamental definitions देखना भी शुरू कर दिया था. Clear? तो सबसे पहली fundamental definition उसके अंदर हमने डिस्कस की थी. That is what we can say system. What is system? Selected part of universe which is under thermodynamic study. That is called as a system. तो दुनिया का कोई भी, जैसे कि अगर मैंने ये पेन लिया है तो पेन itself can be a system. मतलब there are number of things. Out of that I have decided to study pen. और पेन को थर्मोडायनामिक स्टडी से अगर स्टडी करना है, थर्मोडायनामिक तरीके से अगर स्टडी करना है, तो पेन itself become a system. So selected part of universe which is under thermodynamic study called as you can say system. ये भी हम उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड हमने देखा कि सिस्टम के तीन टाइप होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. तो ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच एक्सचेंज बोथ energy and matter with surrounding is called as open system. Then what is closed system? Closed system is a system which exchange only energy, not the matter. That is called as you can say closed system. और isolated system की अगर बात करते हैं हम लोग, तो isolated system में हमने ये देखा कि isolated system is a system which exchange neither energy nor matter with the surrounding. तो कल हमने उसके लिए चाय का एग्जांपल लिया था. अगर हम एक कप के अंदर चाय लेते हैं तो चाय हमारा सिस्टम है, कप हमारा बाउंड्री है और रिमेनिंग हमारा सराउंडिंग होता है. तो चाय के वेपर्स सिस्टम में सराउंडिंग में चले जाते हैं, सो दैट्स व्हाई वो मैटर होता है. चाय ठंडा हो जाता है बिकॉज इट लूजेस हीट टू द सराउंडिंग एंड दैट्स व्हाई हीट इज आल्सो एक्सचेंज. दैट इज ओपन सिस्टम. वो उसी कप को अगर हम लोग ढक के रख देते हैं, उसे क्लोज करते हैं, तो दैट इज क्लोज सिस्टम. और उसी चाय को अगर हम लोग थर्मस फ्लास्क में रखते हैं तो दैट इज यू कैन से आइसोलेटेड सिस्टम, बिकॉज थर्मस फ्लास्क में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो हीट भी एक्सचेंज नहीं करता और मैटर भी नहीं करता बिकॉज इट इज क्लोज्ड. देन सिस्टम के साथ हमने और दो डेफिनेशन देखे थे, व्हाट इज सराउंडिंग एंड व्हाट इज बाउंड्री. सो यूनिवर्स का जो पार्ट सिलेक्ट किया है दैट इज कॉल्ड सिस्टम, रिमेनिंग ऑल पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग. So the remaining part of universe other than system is called as surrounding. And what is boundary? We are saying that is the real or imaginary line which separates system from the surrounding is called as boundary. No doubt. That is also what we are saying. हमने उसके अंदर डिस्कस किया है. उसके बाद और कुछ फंडामेंटल डेफिनेशन देखे हमने. जिस फंडामेंटल डेफिनेशन के अंदर हमने देखा that is what we can say here. What is a state of system? तो known set of variable describe the state of system. Known set of variables. Variable मतलब बदलने वाले values. किसी भी सिस्टम के बारे में. और हम लोग जब थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये जो टर्म्स है, इनके वैल्यूज अगर पता है किसी भी सिस्टम के बारे में तो हम कह सकते हैं कि वी नो द सिस्टम. हम सिस्टम के स्टेट को जानते हैं. और एनी वन ऑफ दिस वेरिएबल चेंजेस बाय द टाइम के साथ कोई एक भी वेरिएबल चेंज होता है या सारे चेंज होते हैं तो वी कैन से स्टेट ऑफ सिस्टम हैज अंडरगॉन अ चेंज. स्टेट ऑफ सिस्टम हैज अंडरगॉन अ चेंज हो चुका है, ऐसा हम लोग कहते हैं. सो पहले को हम स्टेट ए कहते हैं और कोई वेरिएबल बदलता है स्टेट बी कहते हैं, स्टेट सी कहते हैं, स्टेट डी कहते हैं. ऐसे कितने भी स्टेट्स बदल सकते हैं, तो ये हम उसके अंदर देख चुके जानते हैं. उसके बाद हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं दैट इज वी कैन से स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इन द सेंस प्रॉपर्टी. ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी है, ये सारे स्टेट फंक्शन है. ये जो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, ये सारे स्टेट फंक्शन है. तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? It is a function, it is a property whose value depends upon initial state and final state. That value doesn't depend upon path. System first path से जाए, system second path से जाए, doesn't matter. यहाँ से start किया, यहाँ पर पहुंच गया, so initial state and final state ही consider किया जाता है. और initial और final state के ऊपर जो depend करता है, उसी को हम लोग कह सकते हैं that is you can say state function, state property. Then उसके बाद हमने और दो डेफिनेशन देखे, what is extensive property and what is intensive property. These are the properties related with the system. These are the properties related with the matter. We have also seen that what is extensive property, what is intensive property. तो कल हमने देखा कि the quantity or the matter or the property which depends upon the quantity of matter, that is called as extensive property. मतलब जो भी प्रॉपर्टी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. क्वांटिटी अगर चेंज होता है तो प्रॉपर्टी भी चेंज होता है. दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. And the property which doesn't depend upon quantity of matter, that is you can say called as intensive property. तो कल हमने एग्जांपल दिया था. मास की बात करते हैं तो मास क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, that's why mass is you can say extensive property. और हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था हमने कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज.
तो प्रेशर की बात की थी, प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फोर्स हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एरिया हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और दोनों का रेशियो जो होता है हमेशा इंटेंसिव। तो कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव रहेगा। तो ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव सीन, ये हमने उसके अंदर डिस्कस किया है। सो दैट इज ये मुझे लगता है यहाँ तक हम कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे। और एक डेफिनेशन हमने देखा था, लेकिन उस डेफिनेशन को वापस एक बार हम लोग को रिटेक करना पड़ेगा, दैट इज कॉलेज प्रोसेस। ठीक है, सो वी हैव सीन ऑल दिस डेफिनेशंस एंड नाउ हम लोग मूव करते हैं दैट इज प्रोसेस की तरफ। कुछ नए डेफिनेशंस आते हैं जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, टिल वी आर इन फंडामेंटल डेफिनेशंस। ठीक है, so let's move. We are going to discuss one of the important definition called as a process. Okay, so it's very important definition again, process. What is this process? तो कल मैंने बताया था, हम घर में चाय भी बनाते तो उसका एक प्रोसेस होता है, हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, ग्रुप डिटेक्शन करते तो उसका एक प्रोसेस होता है। So what is this process then? Process is operation or path followed by the system is known as process. ऑपरेशन और पाथ, किसी भी सिस्टम के अंदर हम कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो हमने किस तरीके से उसके अंदर चेंज लाया, क्या चेंज लाया, दैट काउंट्स टू बी अ प्रोसेस। उसे हम लोग प्रोसेस ऐसा कहते हैं। सो दैट इज, यू कैन से इट्स अ प्रोसेस। सो इन दैट सेंस प्रोसेस इज ऑपरेशन और पाथ फॉलो बाय द सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस। उसे हम लोग प्रोसेस ऐसा कहते हैं। सो दैट इज व्हाट यू कैन से प्रोसेस। अभी देयर आर मेनी प्रोसेस। अभी प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस है, उसको हम लोग कहते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यू कैन से आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल नाम से ही पता चलता है, थर्मल मतलब इट मस्ट बी अ टेम्परेचर रिलेटेड। सो दिस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट मींस इट मस्ट बी अ टेम्परेचर रिलेटेड। Isothermal, temperature remains constant. The process in which temperature remains constant, that process has to be called as an isothermal process. Because our temperature remains constant. तो डेल्टा टी, अभी डेल्टा टी क्या होगा? डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1, ऐसा होता है। अभी देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बार-बार यूज करने वाले हैं। T1 indicates the initial state and T2 indicates the final state. तो suppose हम ग्राफ के ऊपर जैसा बात करते हैं, केमिकल ग्राफ देखा था कि हमारा सिस्टम it is in a state A पे है, और स्टेट A के वैल्यू हमने क्या देखे थे? सपोज P1, V1 और T1। ओके, सिस्टम हमारा स्टेट A से स्टेट B तक जाता है, से यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेट B। तो स्टेट B के जो वैल्यूज रहेंगे, दिस हैज टू बी डिफरेंट। ये वैल्यू क्या रहेंगे? फिर हम जानते हैं, कल देखा था P2, V2 एंड T2। These are the values. So in that sense, you can see here, system initial state of the system is A, जिसके coordinates या values हम बोल सकते हैं सर आप म्यूट है। ओके गॉट द वॉइस? हाँ यस सर। हाँ, तुषार सर ने टेक्निकली कुछ तो मुझे ये कर दिया था, सॉरी, कोई बात नहीं। वी आर इन हियर इनिशियल स्टेट A एंड दिस इज द फाइनल स्टेट B। सो इनिशियल स्टेट के वैल्यू P1 V1 P1 है, फाइनल स्टेट की वैल्यू P2 V2 T2 हमारे है। और सिस्टम चाहे फर्स्ट पाथ से चली जाए, सिस्टम चाहे सेकंड पाथ से चली जाए, थर्मोडायनामिक्स कंसीडर करेगा इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। और हम जब डेल्टा टी कहते हैं, मतलब चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारी इनिशियल स्टेट हमारे ये है T1 और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर है T2। तो T2 माइनस T1 वो शुड बी डेल्टा टी, ऐसा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हम किसी का भी डेल्टा लेंगे, डेल्टा पी का भी लेंगे तो P2 माइनस P1, डेल्टा V लेंगे V2 माइनस V1, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों का डिफरेंस ऐसे है। सो दिस मस्ट बी जीरो, ये जीरो है। द रीजन बिहाइंड दैट, हमने डेफिनेशन डिफाइन किया, isothermal process, temperature remain the constant। सिस्टम चाहे फर्स्ट स्टेट में हो
सिस्टम चाहिए सेकंड स्टेट में, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब T1 must be equal to T2 and that's why the difference should be 0. So in that sense you can say here isothermal process is the process in which temperature remains constant and the process in which temperature remains constant is called as isothermal process. ठीक है, टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, दैट इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट सेल्सियस में बात करते तो 36 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस ऐसा हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है जो फिक्स होता है, जो नहीं बदलता है। हाँ, अगर बदल जाएगा तो हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, हम अच्छी तरह जानते हैं, है ना। तो आज की तारीख में तो अच्छा तरह केयर लीजिए, लेकिन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ओके, अगर हम लोग मानते हैं कि विंटर सीजन में हमें जब ठंड लगती है तो हम लोग धूप में जाना पसंद करते हैं, और समर के दिनों में जब हम लोग को धूप लगती है तो हम छांव में जाना पसंद करते हैं, बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना फॉल डाउन होना चाहिए, दोनों भी अच्छा नहीं है। That has to be maintained at 98 degree Fahrenheit. उतना मेंटेन करना है, that has to be a natural isothermal process. So in that sense you can say process in which temperature remains constant is called as isothermal process. So that is what we have. So in short mathematically क्या कहेंगे, delta T is equal to 0 और delta T का मतलब क्या होता है, T2 minus T1 that is equal to 0। अभी ये क्यों, क्योंकि आगे कई सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हम ऐसा ही करने वाले। तो अभी सेकंड डेफिनेशन जो है हमारा इसके अंदर का वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, कोरिक मतलब वॉल्यूम रिलेटेड। तो अभी देखिए मैं अगर ऐसा लिखता हूं यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो आप समझ गए होंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यहाँ पे डेल्टा T इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इधर क्या होगा, इधर होगा वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कोरिक मतलब वॉल्यूम रिलेटेड, कोरिक मतलब वॉल्यूम रिलेटेड। So in that sense you can see here the process in which volume remains constant is called as isocoric process. So delta V must be equal to 0. Delta V is equal to V2 minus V1 must be equal to 0. This you can say isocoric process. Also you got it. तीसरा isobaric process. Okay, isobaric process. Isobaric. Yes, very good. So isobaric process in which pressure remains constant. तो प्रेशर कांस्टेंट है, that doesn't mean कि we should write delta P is equal to 0. टेक्निकली अगर देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा T is equal to 0, डेल्टा V is equal to 0, तो हम जब आइसोबेरिक कहते हैं तो डेल्टा P must be equal to 0, ऐसा होना चाहिए। बट हम ऐसा कंसिडरेशन नहीं लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है, रीजन बिहाइंड दैट, ये बराबर है। बेरिक मतलब बैरोमीटर रिलेटेड विद द प्रेशर, isobaric process मतलब pressure remains constant. This term is right, definition is right. The process in which pressure remains constant must be called as isobaric process. No, but हम ऐसा लिखेंगे नहीं delta P is equal to 0। अगर हम ऐसा लिखते हैं delta P is equal to 0 तो मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है, कॉन्सेप्चुअली भी रॉन्ग नहीं है, बट थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमें जिस तरीके से उसे यूज करना है उस तरीके से वो रॉन्ग कंसिडरेशन हो जाएगा, रॉन्ग कंसिडरेशन में। उसके एक दूसरा मैं कारण बताता हूँ। द रीजन बिहाइंड दैट कि दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। किसी भी सिस्टम में इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर होता है। तो अभी देखिए ना, हमारा बर्थ इस अर्थ पे हुआ, इस लैंड पे हुआ, सीट्स इन पुणे सिटी भी आई है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा जिस टाइम हमारा बर्थ हुआ तो सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक लिया जाता है। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm लिया जाता है। सी लेवल से ऊपर नीचे होंगे तो प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, बट नॉर्मली 1 atm, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंसिडर्ड टू बी 1 atm, 1 atm इतना प्रेशर। अभी देखिए हम लोग जब बच्चे थे तब से बाहर का प्रेशर 1 atm है, आज भी बाहर का प्रेशर 1 atm है। माइनर चेंजेस हो सकते हैं किसी पोल्यूशन के कारण और किसी चीजों के कारण, टेम्परेचर के कारण, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, बट नॉर्मली वो उतना लिया जाता है, दैट इज नेग्लिजिबल। तो बचपन से लेकर बड़े होने तक आप जिस प्रेशर के साथ डील कर रहे हो सराउंडिंग का प्रेशर 1 atm ही है। तो हम जितने सारे प्रोसेस हमारे डेली रूटीन लाइफ में करते हैं, हम लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो सारे एक्सपेरिमेंट और सारे प्रोसेस हम लोग सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के ऊपर करते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा 1 atm। भले ही सिस्टम का इंटरनल प्रेशर बदल सकता है, ध्यान रखिएगा, इंटरनल प्रेशर बदल सकता है, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम नहीं बदल पाएंगे। वो बहुत लार्जर एंटिटी है और बहुत लार्जर है, क्योंकि एवरीथिंग इज सराउंड। हम जब सिस्टम छोड़ देंगे, जैसा कि मैंने माना कि पेन मेरा सिस्टम है, एवरीथिंग बिकम्स सराउंडिंग रिमेनिंग। सो उस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 atm है, जो हम नहीं बदल सकते। इसीलिए यहाँ पे
इंस्टेड हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 हम लोग ऐसा लिखेंगे, दैट इज पी इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 अप टू Pn, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए मैथमेटिकली मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि मैथमेटिकली वी कैन राइट डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, बट थर्मोडायनेमिक्स में हम जितने सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने सारे मशीन्स काम करेंगे, वो सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करेंगे, जो प्रेशर हम नहीं बदलने वाले। सो इन दैट सेंस दैट हैज टू बी टेकन P1 P is equal to P1 is equal to P2, प्रेशर कौन सा भी होना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गोइंग टू रिमेन द सिमिलर। सो isobaric process is the process in which pressure do not changes, pressure remains the constant, P is equal to P1 is equal to P2, इतना थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सब वही है। तीसरी डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन आती है यहाँ पे, यू कैन से एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, सबके आगे प्रोसेस लग रहा है, प्रोसेस नहीं लिख रहा हूं। सो एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक रिलेटेड विद हीट, यहाँ पे हीट की बात आती है, दैट इज डिनोटेड बाय Q, दैट इज डिनोटेड बाय Q, और जनरली कैपिटल भी Q लिखा जाता है और स्मॉल q भी लिखा जाता है। सो दोनों Q में आप लिख सकते हो। अभी लेटेस्ट जो बुक आ चुका है उसके अंदर कैपिटल Q यूज किया जाए, पुराने बुक में स्मॉल q यूज करते थे। सो Q must be equal to 0, Q must be equal to 0 when it is an adiabatic process. Abhi, what means the adiabatic process? It is the process in adiabatic process is the process in which heat is neither absorbed nor released. So that's why Q must be equal to 0. Amount of heat must be equal to 0. Heat is neither absorbed by the system, it is nor released to the surrounding. कोई भी सिस्टम ना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना हीट रिलीज कर रहा है, then that system is called as an adiabatic process. So the process in which heat is neither absorbed nor released to the surrounding is called as an adiabatic. हम लोग adiabatic process ऐसा कहते हैं. So that is what we can say adiabatic process उसका. ठीक है. Next, फिफ्थ की बात करते हैं हम लोग. So adiabatic process के बाद आता है that is you can say irreversible process. Irreversible process. और दूसरा 6 वाला आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, ये देखिए इरिवर्सिबल, पहला जो है दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा जो है रिवर्सिबल प्रोसेस। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वापस, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में आगे हम लोग काफी जाके यूज करने वाले रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहले डेफिनेशन बता दो, फिर एग्जांपल, फिर वापस डेफिनेशन पे आ जाते हैं। देखिए, irreversible process is the process in which driving force is much greater than opposing force. This is the process irreversible. Irreversible, the process in which driving force is much greater than opposing force. So system proceeds in only one direction, and that's why this is called, you can say, irreversible process. Reversible process में क्या होता है? That is driving force is infinitesimally greater than opposing force. So there is opposing force, और opposing force और driving force में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा कम है। इन्फिनिटेसिमल ऐसा वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है, इन्फिनिटेसिमल मतलब छोटा सा, थोड़ा सा। सो रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स इज इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स से ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है, सो सिस्टम प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन। इधर देखिए डिफरेंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस। Irreversible process proceeds in only one direction. Irreversible process proceeds in only one direction. Reversible process also proceeds in one direction. हमारे दिमाग में थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट होता है, रिवर्सिबल मतलब दोनों तरीके से चलता है। हमने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर डिस्कस किया था 11th स्टैंडर्ड, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था रिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल मतलब दोनों तरीके से चलना चाहिए, 100% चलना चाहिए, तो ये वर्ड का मीनिंग है। बट यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में उसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लेता है। रिवर्सिबल का मतलब यह है दैट प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल, बट इसके अंदर क्या हो रहा है कि ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है, किससे? अपोजिंग फोर्स। मानो ये सिस्टम आगे जा रहा है, ये अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा कम है और ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है, तो सिस्टम धीरे धीरे आगे जाएगा। एंड दैट्स व्हाई रिवर्सिबल सिस्टम भी एक ही डायरेक्शन में चलता है। हाँ, अगर हम लोग अपोजिंग फोर्स बढ़ा देंगे, अपोजिंग फोर्स बढ़ा देते तो सिस्टम रिवर्स जा सकता है। अपोजिंग फोर्स इन्फिनिटेसिमली बढ़ाना पड़ेगा, तब सिस्टम रिवर्स हो सकता है। समझ रहे आप लोग? सो इन दैट सेंस रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन व्हिच ड्राइविंग फोर्स इज infinitesimally greater than opposing force. If opposing force is increased infinitesimally, process can be reversed. जो प्रोसेस इस डायरेक्शन में जा रहा था
उसे हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम लोग अपोजिंग फोर्स बढ़ा देंगे तो। सो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखिए दोनों प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, रिवर्स इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, बट फर्क इतना है इरिवर्सिबल नेवर कम्स इन अ रिवर्स डायरेक्शन, नेवर कम्स इन अ बैक डायरेक्शन। कितना भी ताकत लगा दो रिवर्स नहीं आएगा, बिकॉज उसके अंदर ड्राइविंग फोर्स बहुत ही ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स। अभी बहुत ज्यादा सारे एक्सेप्शनल कंडीशन मत कंसीडर कीजिएगा, बट एक अप टू सर्टेन। और रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन व्हिच ड्राइविंग फोर्स इज infinitesimally greater than opposing force. It can be reversed by increasing opposing force infinitesimally. So that is you can say reversible process. Example लेते हैं हम, example लेते हैं, देखिए water flows from top to bottom is a reversible process. Naturally क्या होता है? It's a reversible process, है ना? Gas expands is a irreversible process. ऐसा हुआ कभी-कभी अचानक से गैस compress हो चुका है, never. Gas has tendency to expand. Reversible process. Irreversible process है natural. Water always flows from top to bottom. Waterfall की बात करते हैं हम लोग, है ना? अभी तो रेनी सीजन आ चुका है, काफी सारे वाटरफॉल आ रहे हैं। वाटरफॉल के वाटर हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर वाटर नहीं जाता है। नेचुरली हम आर्टिफिशियली भेज सकते हैं, बहुत बड़ा मोटर लगा के मोटर से पानी ऊपर हमारे बिल्डिंग के ऊपर हम लोग भेज देते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं हम, बट नेचुरली ऐसा होता है। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, आप देखिए आप कुछ साल पहले छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे, अभी बड़े होते जा रहे हैं और कल और बड़े होते जाएंगे। कोई भी अगर सोचेगा, कोई भी मानेगा कि आई वांट टू बी अ स्मॉल और आई वांट टू गो टू स्कूल अगेन, हाँ स्कूल अगेन जा सकते हो, लेकिन छोटे होके नहीं जाओ, बड़े होके जा सकते हो, बड़े तो होते जाओगे, डे बाय डे आप बढ़े जाएंगे। तो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है इस प्रोसेस का। सो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज अ नेचुरल प्रोसेस व्हिच इज इरिवर्सिबल। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस काफी सारे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि ड्राइविंग फोर्स इज इनफिनिटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, सो प्रोसेस कैन बी रिवर्स। प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है, एंड देन दैट इज यू कैन से दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एक एग्जांपल लेते हैं उसका रिवर्सिबल प्रोसेस का। अब कुछ प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, जैसे कि वाटर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मानो कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर पानी देने के लिए एक बहुत बड़ा टैंक तो ऊपर होता ही, मोस्ट ऑफ बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा टैंक होता है। अगर टैंक नहीं होगा तो शायद एक टंकी बिठाई जाती है प्लास्टिक की, और उसके अंदर पानी, वो पानी नेचुरली तो नीचे आ जाता है, फ्लो डाउन होता है, वाटर फ्लोज डाउन नीचे हो जाता है। अगर हमें पानी ऊपर चढ़ाना है तो हमें बहुत बड़ा मोटर बिठा के मोटर से पानी ऊपर खींचना पड़ता है, सो दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन जितना ऊपर जाने के लिए ताकत लगता है उतना ताकत बहुत ज्यादा है, तो हम लोग पुट कर सकते हैं, सो दैट प्रोसेस कैन बी रिवर्स। सो सच प्रोसेस कॉल्ड यू कैन से रिवर्सिबल प्रोसेसेस। अभी पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं, नेचुरल प्रोसेस आर मोस्टली इरिवर्सिबल, और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है दैट हैज टू बी आर्टिफिशियली अरेंज्ड। रिवर्सिबल प्रोसेस हैज टू बी आर्टिफिशियली अरेंज्ड। रिवर्सिबल प्रोसेस है आर्टिफिशियली अरेंज करना पड़ता है, जैसे कि मोटर आर्टिफिशियली लगा के पानी नीचे से ऊपर टंकी के अंदर भेजना पड़ता है बिल्डिंग, तो दैट इज यू कैन से आर्टिफिशियली इट हैज टू बी अरेंज्ड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ फास्ट प्रोसेस। रिवर्सिबल फास्ट प्रोसेस होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया कि अपोजिंग फोर्स जो है, अपोजिंग फोर्स इनफिनिटेसिमली ग्रेटर होता है, अगर वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो सिस्टम स्लोली आएगा। सो दैट्स व्हाई रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ फास्ट प्रोसेस। वो फास्ट प्रोसेस होता है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज दैट व्हाट वी कैन से। और एक इंपॉर्टेंट बात होती है उसके अंदर कि इरिवर्सिबल प्रोसेस इनिशियल स्टेट से निकला तो सीधा फाइनल स्टेट तक चला जाता है, इनिशियल से निकला सीधा फाइनल तक चला जाता है, बीच में कोई ज्यादा स्टेशन नहीं है, जैसे कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन की तरह होता है ना, कि एक बार इस स्टेशन से निकला, जैसे पुणे से निकली सीधा बॉम्बे रुकेगी, ऐसे कुछ ट्रेन है जो बीच में कहीं रुकते नहीं, सीधा पुणे से निकलते हैं बॉम्बे पहुंच जाते हैं। सो ऐसा एक्सप्रेस लाइक दैट, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, तो वो इरिवर्सिबल माना है। रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, वो कई सारे स्टेजेस में फाइनल तक चला जाता है। इनिशियल स्टेज से निकल के देयर आर मेनी स्टेजेस और उसके बाद वो फाइनल स्टेज में चला जाएगा फाइनल, बट देयर आर इन बिटवीन मेनी स्टेजेस, सो दैट इज व्हाट वी कैन से। सो there are infinite stages in between for this reversible process। ये थोड़ा सा और हमें समझना है, क्योंकि आगे का पूरा और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ये दोनों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ये समझा तो अच्छा कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो दैट इज व्हाट वी कैन से, दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस जो हम लोग आगे इसके अंदर डिस्कस करना है, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग हियर। सो और लास्ट का जो पॉइंट है उसके अंदर जो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, व्हाट इज रिवर्सिबल एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल के अंदर। हियर
irreversible प्रोसेस के अंदर मिनिमम वर्क इज ऑब्टेन, मिनिमम वर्क इज ऑब्टेन, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन। इसके अंदर मैक्सिमम वर्क मिलता है, इसके अंदर मिनिमम वर्क मिलता है, दैट हैपेंस ओवर हियर। सो ये उसके अंदर आपको फर्क दिखता है। वो किस तरीके से आप देखिएगा, डैम से वाटर आता है हमारे, जैसे मैं बताया कि कोयना डैम है महाराष्ट्र में, सातारा में, where electricity is generated rotating the turbine. So whatever the water stored in the dam, that water flows down on the turbine. Turbines के वो water flow fall होता है, वो turbines को घुमाता है, ये इस तरीके से turbines को घुमाता है। जैसे turbines घूमेंगे वो generator को घुमाते हैं और electricity तैयार होती है। So in that sense, एक बार whenever water falls on the turbines, that flows away. वापस वो water dam के अंदर नहीं जा सकता, that flows away. Once it has dropped on that, it rotates the turbines and flows away. So इसलिए एक ही बार काम मिलेगा उसके अंदर। So irreversible प्रोसेस के अंदर मिनिमम वर्क इज ऑब्टेन, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन, मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन, रिवर्सिबल के अंदर मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन। कई सारी चीजें हम लोग रिवर्सिबल मैनर में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी, हम बैटरी के अंदर भी जानते हैं कि चार्जेबल, रिचार्जेबल, डिस्चार्ज, है ना, यूज एंड थ्रो की बैटरी हम जानते हैं। तो हम हमारी मोबाइल की बैटरी बार बार रिचार्ज करते हैं, यूज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, यूज करते हैं, तो मैक्सिमम आउटपुट होता है, मैक्सिमम वर्क होता है। उसका एक दूसरा बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं। समर के दिनों में हम लोग शुगर केन जूस पीते हैं, है ना, कई सारे ठेले होते हैं, वहां पे जाके हम लोग शुगर केन जूस पीते हैं। आपने ऑब्जर्व किया है कि कभी वो बंदा क्या करता है कि वो जो मशीन होता है, मशीन के अंदर एक तरफ से वो शुगर केन डाल देता है और दूसरी तरफ से निकाल के फेंक देता है। डज इट हैपेंस लाइक दिस? नो। What will it will do? It will put cane from one side, again it will remove, again it will mold it and again it will put. So that process continues. कब तक? जब तक वो maximum sugar cane juice extract नहीं करता है, तब तक वो उसके अंदर put करता है, again and again put करता है। So this is the best example of reversible process you can say. वो बार-बार वो process करता रहता है कि till he extract the maximum sugar cane juice from this. So that is the reversible process. वो अगर एक ही बार जूस केन उसके अंदर डाल के अगर फेंक देता है तो मैक्सिमम जूस could not be extracted from that one. So that's how we can say this is the reversible process what we are here. So all these are the processes. The last process over here is called a cyclic process. Cyclic process. Okay, cyclic. Cyclic process. वापस वहीं पे, मतलब जहां से शुरू किया था वापस वहीं पे आते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस। वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है। सो जैसे कि ग्राफिकली हमने देखा हुआ है कि सपोज दिस इज द ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे हमारा सिस्टम स्टेज ए है और यहाँ पे हमारा सिस्टम बी है। ओके, तो सिस्टम ए से यहाँ से निकल के बी तक आता है, सिस्टम मूव फ्रॉम ए और यहाँ तक आ गया बी, दिस इज द फर्स्ट पास, और वापस सिस्टम बी से ए तक आता है लाइक दिस। एरो देखिए, दिस इज ए टू बी एंड दिस इज बी टू वापस ए। सिस्टम निकला यहाँ से बी तक आया और बी से वापस ए तक आता है। अभी सिस्टम कई सारे रास्तों से आ सकता है, मतलब यहाँ से आ सकता है, यहीं से आ सकता है, ये कहीं से भी आए, डजंट मैटर फॉर अस। हमारे लिए मैटर क्या करता है कि सिस्टम निकला ए से है, पहुंचा बी पे और वापस वो ए पे आ गया। तो सिस्टम ओरिजिनली ए पे था, घूम के वापस ए पे आ गया। दैट सिस्टम हैज केम इन अ साइक्लिक प्रोसेस एंड दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। सो whenever system reaches to its original state, then that is called a cyclic process. Whenever system reaches to its original state, that is called a cyclic process. So all these are the definitions what we can have here for this. So once again, just revise these definitions. Very easy definitions है। देखिए, एक definition समझे तो बाकी सारा समझना थोड़ा सा आसान जाता है। सबसे पहले देखा हमने process. It is an operation or path followed by the system is called a process. Operation or path followed by the system is called a process. दूसरा देखा हमने isothermal process. What is isothermal process? The process in which temperature remains constant is called an isothermal process. What is isochoric process? The process in which volume remains constant is called an isochoric process. What is isobaric process? The process in which pressure remains constant is called an isobaric process. What is adiabatic process? The process in which heat is neither absorbed nor released. Heat is neither absorbed nor released. That is called an adiabatic process. Q is equal to 0. Irreversible process, the process in which driving force is very much greater than opposing force, and that's why system proceeds in only one direction. That is called, you can say, irreversible process. Whereas reversible process is a process in which driving force is infinitesimally greater than opposing force. If opposing force is increased infinitesimally, process can be reversed. That is, you can say, called a reversible process. So दोनों के अंदर काफी सारे पॉइंट्स देखे हमने। irreversible process में ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होता है, देन ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है,
इसके अंदर देयर आर नो इनफिनिट, देयर आर नॉट मेनी स्टेजेस इन बिटवीन, देन इसमें मिनिमम वर्क ऑप्टेन होता है। दीज आर नेचुरल प्रोसेस। इसके अंदर हमने देखा दिस हैज टू बी आर्टिफिशियली अरेंज्ड, ड्राइविंग फोर्स इज इनफिनिट इज ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स, सो सिस्टम कैन बी रिवर्स्ड। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब दोनों तरीके से चलता है ऐसा नहीं है, प्रोसीड एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, बट इट कैन बी रिवर्स। अगर हम अपोजिट फोर्स बढ़ा देंगे तो रिवर्स किया जा सकता है। इट हैज टू बी आर्टिफिशियली अरेंज्ड, इसमें मैक्सिमम वर्क ऑप्टेन किया जा सकता है। देयर आर इनफिनिट स्टेजेस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल एंड फाइनल ये देखिए पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हम लोग सिस्टम ए से बी तक मूव करते हैं, सिस्टम ए से बी मूव करेगा, सिस्टम मानो इस पाथ से जा रहा है तो सिस्टम पहले इधर से इधर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे कितने पॉइंट्स ए टू बी के बीच में कितने पॉइंट्स हैं हम अच्छी तरह जानते हैं मैथमेटिकली। देयर आर इनफिनाइट पॉइंट्स बिटवीन ए टू बी, ए टू बी के बीच में इनफिनाइट पॉइंट्स है। सो देयर आर इनफिनाइट स्टेजेस, तो इसलिए कहा जाता है कि देयर आर इनफिनाइट स्टेजेस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, उसके अंदर इनफिनाइट स्टेजेस। सो दैट इज व्हाट वी कैन से। सो दीस आर द डेफिनेशंस, और एक दो तीन डेफिनेशंस बचे वो डेफिनेशंस करते हैं, फिर हम लोग कंटेंट के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट रिवाइज द डेफिनेशंस जो आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है ना। The next definition is thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium, equilibrium, okay, ये है thermodynamic equilibrium, okay. Equilibrium तो हम अच्छी तरह जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड के केमिकल इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, है ना, अच्छी तरह जानते हैं। जो रिकॉल कर पाते हैं they may be able to recall. Whenever there is a rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, that is called as state of chemical equilibrium. उसे हम लोग state of chemical equilibrium कहते हैं, chemical equilibrium। तो इक्विलिब्रियम उस तरीके से जानते हैं, या फिर हम लोग बचपन में खेलते होंगे, अभी भी तुम में से कुछ खेलते होंगे। सपोज हमारे पास पेन है और इस पेन सीसॉ लाइक है, तो सीसॉ पे यहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे बंदा बैठा है, तो यहाँ पे डाउन होता रहता है लाइक दिस सीसॉ। अगर सीसॉ मन ऐसा स्टेबल हो जाता है, सो दैट इज इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, दोनों के वेट बैलेंस हो चुके हैं। जरूरी नहीं कि दोनों के वेट इक्वल हो, अगर इक्वल होंगे तो बैलेंस हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मानो इस साइड का बंदा थोड़ा सा हेवी है तो ये थोड़ा नीचे आएगा, इस तरीके से इक्विलिब्रियम आ सकता है, इस तरीके से इक्विलिब्रियम। इधर का अगर हेवी है तो इक्विलिब्रियम इस तरीके से भी आ सकता है, तो इक्विलिब्रियम कहीं भी आ सकता है। इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस स्टेट लाइक दैट, ऑलमोस्ट बैलेंस स्टेट लाइक दैट, बट इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, बट बैलेंस जैसा होता है उस तरीके से ले सकते हैं ना। व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? अभी देखिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। व्हाट आर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज? दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये कैपिटल यू है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। दीज आर यू कैन से एच है, सो दिस इज एंथैल्पी। सो ये हमारे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। किसी भी सिस्टम के अंदर whenever these thermodynamic properties remain constant for a long time, then that system has to be safe in thermodynamic equilibrium. Whenever thermodynamic properties remains constant for a long time, thermodynamic properties remains constant, जैसे कि मैंने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दिया था, हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। हाँ, अगर अप एंड डाउन हो जाएगा तो वी हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर दैट रीजन, या फिर वी हैव टू गो फॉर द मेडिकेशंस लाइक दैट। तो हम जानते हैं उसी तरीके से किसी भी चीज का, घर, हमें घर के अंदर का फैन लेते हैं हम लोग, हमारे घर के अंदर का फैन, उसके अंदर हम जानते हैं कि कई सारे गियर्स होते हैं या फिर रोटेशन होते हैं, आरपीएम्स होते हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, 1 2 3 4 5। मानो हमने कि अगर हमारे घर का फैन 3 पे लगा दिया और वो 400 आरपीएम दे रहा है तो 400 घूमता रहेगा। अगर हमने उसे 5 पे कर दिया तो हो सकता है वो 600 आरपीएम देता हो, लाइक दैट। आरपीएम तो बढ़ते जाएंगे, बट हमने जहां पे रखा है वही वो देता रहेगा, वो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से ये जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, दीज आर कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। और व्हेनेवर these thermodynamic properties remains constant for a long time, when it remains constant for a long time, then that system has to be safe in a thermodynamic equilibrium. मतलब सिस्टम 2 दिन से वैसे ही है, उसका प्रेशर नहीं बदल रहा है, टेंपरेचर नहीं बदल रहा है, इंटरनल एनर्जी नहीं बदल रहा है, कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो दैट सिस्टम हैज टू बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है ऐसा माना, जैसे कि हमारा बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम है लाइक दैट, तो वो नहीं बदलता लाइक दिस। इस तरीके से उसे हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अभी उसके अंदर कई सारे इक्विलिब्रियम है, फिर जैसे कि हम लोग बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, जो ऑलरेडी हमने बात की थी, थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम,
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा बोल सकते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, कई सारे इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। सो बी क्लियर नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन दैट इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल ये भी है, मतलब आइसोबैरिक। So whenever pressure remains constant, then the system is said to be in mechanical equilibrium. Pressure remains constant, system is said to be in mechanical equilibrium. And then we have your chemical equilibrium. Chemical equilibrium मतलब क्या होता है कि chemical composition remains constant for a long time. So whenever chemical composition remains constant for a long time, then that system has to be said in, you can say, chemical equilibrium. Chemical composition. Chemical composition मतलब से, for example, हम घर में pickles बनाते हैं। अभी हमारे घर में पिकल्स बनाते हैं या फिर हम लोग नेचुरली मार्केट से लेके आते हैं रेडी लाइक। और हम जानते हैं अभी कुछ मैं लोग ऐसे जानता हूँ कि खास करके ओल्ड एज आजी वगैरह होते हैं कुछ ऐसे जो उस तरीके से पिकल्स बनाते हैं कि जो पिकल्स 2-2 साल तक आराम से टिकता है, एकदम प्रॉपर रहता है। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन प्रॉपर बनाना पड़ता है। दैट केमिकल कॉम्पोजिशन डू नॉट चेंजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कीपिंग अ लॉन्ग टाइम, इवन फॉर कीपिंग अ लॉन्ग टाइम। That is, you can say, chemical equilibrium because chemical composition do not change. हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर देखिए हमारा ब्लड कॉम्पोजिशन जो होता है वो फिक्स होता है ना, बट फिर भी इंडिविजुअली वो वेरी करता है क्योंकि हमारे खाने के जो आदत होते हैं, खाने पीने की आदत होते हैं, एक्सरसाइज की आदत होती है, डाइट क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या लेते हैं, उसको भी डिपेंड करेगा। बट फाइनली हमारे ब्लड के अंदर का कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, ऑलमोस्ट फिक्स होता है। हाँ, प्रोवाइडेड अगर कोई एडिक्शन करेगा, कोई अल्कोहल लेगा, तो फिर वो उसके अंदर कम ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। ऑलवेज बैड फॉर द हेल्थ। So in that sense, you can say chemical composition remains constant for the blood. Then that has to be a thermodynamic equilibrium, chemical equilibrium. ये हम उससे बात कर सकते हैं। That is what we can see here. So that is what the way we have the definition. So मुझे लगता है इतने सारे definitions हमारे हो जाते हैं। So these definitions are around 20 to 25 definition, 26 definition होते हैं जो हमने starting में इस chapter के देखे हुए हैं। All these are the fundamental definitions. और मैं वापस आपको अपील करता हूँ, ये सारे definitions हमारे बुक में भी दिए हुए हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं, ये आप कहीं से भी ढूंढो, नोट्स में से ढूंढो, लेकिन ये सारे डेफिनेशंस लर्न होना जरूरी है। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स चैप्टर समझना है, प्रॉपर्ली करना है, प्रिपेयर करना है, बहुत इजी है, लेकिन ये सारे डेफिनेशंस आपको समझने हैं, लर्न करने, मतलब अंडरस्टैंड करके लर्न करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो एटलीस्ट लर्न कीजिए, समझने में आसानी होगी। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। अभी यहाँ से आगे सही मायने में कंटेंट शुरू होता है चैप्टर का। सो अभी यही साधारण इस बैकग्राउंड के ऊपर अभी तुम में से अगर कोई है कि जो कोई डेफिनेशन को नहीं समझा हुआ है, तो मैं उसे अपील करता हूँ कि आज वो खुद थोड़ा पढ़े और पढ़ने के बाद कल अगर कुछ डाउट है तो पूछो, क्योंकि फिर आगे चैप्टर में समझ में नहीं आया। अभी इसके आधार पर आगे का चैप्टर हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देते। तो चलते हम लोग फर्स्ट एवर डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क इसकी हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स मूव वर्क। उसको जाने से पहले कुछ यूनिट्स की बात करना चाहूंगा। यूनिट्स, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है यूनिट्स यहाँ पे, लेकिन मैं डिस्कस करना चाहूंगा ताकि वो हमारे हम जो डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं उसके अंदर भी और उसके न्यूमेरिकल्स के लिए भी उसमें आता है। अब देखिए हम यूनिट्स की बात करते हैं। केमिकल, थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक, ऐसा हमारा चैप्टर का नाम हेडिंग होता है, पैरेलली आता है। एनर्जेटिक दो इट्स नॉट गिवन, बट ये आता है एनर्जेटिक। तो व्हाट आर द यूनिट्स, इसके यूनिट्स क्या होते हैं? अभी हम लोग यहाँ से आगे दो वर्क के डेरिवेशन देखने वाले, वर्क के लिए दो डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो वर्क किस यूनिट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं आप अच्छी तरह जानते हो, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पास यूनिट की जरूरत होती है। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि कौन से यूनिट्स होते हैं और क्या यूनिट्स होने चाहिए। तो आप देखिएगा कि हम यूनिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी यूनिट्स होता है। वर्क इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सबसे पहले याद रखिएगा। क्योंकि हम जानते हैं विदाउट एनर्जी कोई भी वर्क नहीं करेगा। नो मशीन इन दिस वर्ल्ड कैन वर्क विदाउट एनर्जी, ये हमारा लॉ ही है, थर्मोडायनामिक्स का ही लॉ है, आगे जाके देखेंगे हम लोग। बट हम अच्छी तरह जानते हैं, अभी आप लोग भी यहाँ पे बैठ के लेक्चर ग्रास्पिंग कर रहे हो, सुन रहे हो, है ना, वो वर्क करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो हम टाइम पे खाना खाते हैं, चाहे बिस्किट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, व्हाटएवर दैट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। उसी के साथ ही हम लोग काम कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली ग्रास्पिंग भी इम्पॉसिबल। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्रास्प भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस मशीन के लिए भी एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो दुनिया का कोई भी मशीन एनर्जी के सिवाय काम नहीं करेगा, और कोई भी मशीन से जो वर्क मिलता है, जो काम मिलता है, वो एनर्जी का ही फॉर्म है। तो इन दैट सेंस वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड बोथ आर इंटर कन्वर्टिंग, एक दूसरे में कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग।
that is very important again here. Work can be converted into energy, energy can be converted into work. So both are the forms of energy, isn't it? So heat is also a form of energy, work is also a form of energy. दोनों उसके फॉर्म है. So whatever the units of energy are the units of heat and work. तो देखिए हम लोग जब एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी, तो एनर्जी के दो फॉर्म, कई सारे फॉर्म है, उसमें से हीट इज एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है और वर्क एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसके साथ हमारा थर्मोडायनेमिक्स डील करता है. तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जिसके साथ डील करते हैं दैट इज एनर्जी. और एनर्जी के कौन से फॉर्म हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? तो हीट एंड वर्क. These are the two major formats what we discuss here, heat and work. So heat and work are the forms of energy. So whatever the units of energy, same are the units of heat and work. दोनों के भी यूनिट्स वही रहेंगे. तो अच्छी तरह जानते हो कौन से यूनिट्स हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहला जो आएगा हमारे लिए वो आएगा लीटर एटमॉस्फेयर, जिसे लीटर एटीएम कहा जाएगा. एटीएम, लीटर एटीएम, LIT ATM. सो लीटर एटीएम, लीटर एटमॉस्फेयर उसे कहा जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कहा जाता है. तो लीटर एटीएम में पहला यूनिट आएगा. दूसरा यूनिट आएगा हमारा दैट इज जो आप जानते हो अच्छी तरह जूल. फिर तीसरा आएगा हमारा अर्थ जो हम अच्छी तरह जानते हैं. और फोर्थ आएगा हमारा दैट इज कैलोरी. ये तीन यूनिट्स जो शायद आप जानते थे और नहीं जानते तो अभी याद रखिएगा कि देयर आर दीस आर द 4 यूनिट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर इन दिस चैप्टर. और काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चारों यूनिट्स की बहुत जरूरी है, इनके रिलेशंस भी जरूरी है. और इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ ताकि फिर आगे हम लोग जो डेरिवेशंस डिराइव करेंगे उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल में आएंगे तो उसके लिए यूजफुल होगा. व्हाट इज दिस लीटर एटमॉस्फेयर? लीटर एटमॉस्फेयर क्या है? व्हाट इज दिस लीटर एटमॉस्फेयर? अब देखिएगा कि सपोज एक सिलेंडर, ये सिलेंडर मतलब कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर गैस भरा हुआ है, ये उसका ढक्कन है जिसे पिस्टन कहते हैं. और यहाँ पे दिस इज द गैस, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है. और ये उसका पिस्टन है मतलब ढक्कन है और इसके अंदर गैस, ठीक है. और ऊपर से 1 atm इतना प्रेशर है. मैंने ऑलरेडी बताया आपको सराउंडिंग का प्रेशर कितना होता है. सी लेवल पे 1 atm इतना माना जाता है. सी लेवल के ऊपर नीचे थोड़ा सा अलग हो सकता है बट उसे हम लोग 1 atm कंसीडर टू बी, मतलब इट्स 1 atm. तो सराउंडिंग का प्रेशर जो है 1 atm है और ये सिस्टम का प्रेशर जो भी होगा XYZ होगा यहाँ का प्रेशर. तो होता क्या है ना हियर से, अगर ये सिस्टम मानो एक्सपांड होता है, ये गैस एक्सपांड होता है, गैस हैज अ टेंडेंसी टू एक्सपांड. तो अगर ये गैस एक्सपांड होता है तो ये जो है ये ऊपर ढकेला जाएगा पिस्टन यहाँ तक, मतलब ढक्कन ऊपर चला जाएगा यहाँ तक जाएगा, ठीक है. इस तरीके से जैसे आपने कभी ये एग्जांपल देखा है कि हम जब थम्स अप सोडा बोतल वगैरह देखते हैं हम और उसे शेक करेंगे तो उसका जो उसके अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वो ढक्कन फूट सकता है, बॉटल भी फूट सकती है. डोंट डू इट एट होम, ध्यान रखिए. कई बार हम लोग देखते हैं, कई बार बात भी की उस बारे में कि कभी कभी हम लोग किसी का बर्थडे मना रहे हैं तो हम लोग उस टाइप का बॉटल लेके उसे शेक करके उसके फाउंटेन बनाने की कोशिश करते हैं. इट्स रॉन्ग, 100% रॉन्ग, बिकॉज़ बॉटल फटते हैं, प्रेशर के साथ विथस्टैंड नहीं करते हैं. सो दीस आर टोटली मतलब वो डिफरेंट ही होते हैं जिसके फाउंटेन बनाते हैं, ये अलग है. सो दैट्स व्हाई नेवर डील विद. या फिर हम लोग बात करते हैं कि बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे कभी कभी टायर फटने के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं. तो हम जानते हैं अच्छी तरह कि उसका कारण भी जानते हैं, रीजन भी जानते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीजेस. स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर जो हमने 11 में डिस्कस किया था उसके अंदर देखा है कि because of the friction temperature increases, so whatever the air inside the tire उसका वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब temperature increases, volume of gas also increases, so it will come out. उस कारण से तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि किसी भी कारण से मानो गैस एक्सपांड हुआ तो पिस्टन चला गया. तो ये जो है ये इसका मतलब ये 2 लीटर था. ये जो गैस है हम लोग बात करते हैं कि 2 लीटर का गैस इसके अंदर भरा हुआ था और जब वो एक्सपांड हुआ तो ना वो 3 लीटर हो गया. ये पहला वाला इनिशियल वॉल्यूम जो 2 लीटर था, अब ये फाइनल वॉल्यूम जो 3 लीटर का है. तो पहला वाला वॉल्यूम था उसका 2 लीटर, अभी उसका वॉल्यूम है 3 लीटर. तो गैस एक्सपांड हुआ बाय 1 लीटर. 2 लीटर का 3 लीटर बन गया. तो गैस एक्सपांड्स बाय 1 लीटर. और बाहर से जो प्रेशर है वो 1 atm. तो बाहर का प्रेशर 1 atm है, दैट इज एन atm, और गैस एक्सपांड्स बाय लीटर. तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज द पिस्टन व्हिच इज डिस्प्लेस्ड. पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ. So in this case we can say here, इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट, जहां कहीं डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज वर्क. हाँ, तो वर्क इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये डेफिनेशन फिजिक्स में आपने देखा हुआ है, नहीं तो आप देखेंगे. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो हियर दिस पिस्टन इज डिस्प्लेस्ड एंड दैट्स व्हाई हियर वर्क इज ऑब्टेन्ड. और कितना वर्क ऑब्टेन्ड होता है जबकि गैस एक्सपांड्स बाय 1 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm. गैस एक्सपांड बाय 1 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm. 1 atm का कांस्टेंट प्रेशर है और गैस 1 लीटर से एक्सपांड होता है.
And this phenomena is called as a liter atmosphere. Whatever the work obtained in this process is called as a liter atmosphere. So whenever gas expands by 1 liter against constant pressure of 1 atm, that is called as a liter atmosphere unit. ये लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट है जिससे हम लोग हीट मेजर कर सकते हैं, हम लोग वर्क मेजर कर सकते हैं, हम लोग एनर्जी मेजर कर सकते हैं. लीटर एटमॉस्फेयर क्या है? It is the work obtained whenever gas expands by 1 liter against constant pressure of 1 atm. So then whatever the work obtained in this process is called as 1 liter atmosphere work. जूल की बात करते हैं. जूल हम अच्छी तरह जानते हैं. मानो हमारे आसपास कोई एक टेबल पड़ा हुआ है और उस टेबल को हमें थोड़ा पुश करना है. ओके, तो अगर हम लोग टेबल को ऐसा करते हैं कि 1 न्यूटन इतना फोर्स लगा के और उसे 1 मीटर इतना हम डिस्प्लेस करते हैं, है ना, कितना फोर्स लगाना है उसके ऊपर होता है. तो हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसे 1 मीटर तक हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो हमें एनर्जी तो लगी उसके लिए, क्योंकि टेबल पुश करना था. 1 न्यूटन फोर्स लगाया और 1 मीटर से उसे डिस्प्लेस किया टेबल को. तो टेबल जो यहाँ था, इस टेबल को हमने यहाँ तक ढकेला. तो ढकेलने के लिए ताकत भी लगाने की बात है, कितनी ताकत लगाया हमने. So that also matters. So in this case we can say here, इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं, इस केस में ऐसा कह सकते हैं कि work obtained in this process must be called as 1 joule. So whenever force of 1 newton acts through 1 meter distance, then the work obtained in this process must be known as 1 joule. तो 1 joule work कितना होता है? Whenever force of 1 newton acts for 1 meter distance or act through 1 meter distance, then the energy required in this process, work obtained in this process must be 1 joule. वही यहाँ पे करेंगे हम वर्ड्स के लिए. यहाँ पे फोर्स का यूनिट था न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट था हमारा मीटर. तो इधर क्या हो सकता है? ये सीजीएस है, ये ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है. तो सीजीएस यूनिट में फोर्स को क्या कहेंगे हम लोग? लाइन पर सेंटीमीटर, लाइन कहेंगे, और डिस्टेंस को सेंटीमीटर कहेंगे. सो फोर्स ऑफ 1 लाइन acts through 1 centimeter distance must be 1 arc. That is the work obtained in this process must be 1 arc. So joule is a SI unit, arc is a CGS unit. What we get, like दोनों units अलग है. Now last is a calorie. What is calorie? Calorie क्या होता है हम किस तरह जानते हैं? That is it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Better Kelvin ना लिखो क्योंकि हम डिग्री सेल्सियस का यूज नहीं करेंगे, हम केल्विन यूज करेंगे. So what is calorie? It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. हमारे पास जो वाटर है उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ा है, 1 ग्राम वाटर का, 1 ग्राम मतलब 1 ml वाटर, उसका अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा है तो जितना उसमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है दैट्स कॉल्ड 1 कैलोरी. वैसे भी हम लोग आज की तारीख में कैलोरीज की बात काफी सारी बातें करते हैं बिकॉज़ एज फार एज फिटनेस इज कंसर्न. अभी भी हो सकता है कि हम लोग घर के अंदर लॉकडाउन है तो एक्सरसाइज के थोड़ी लिमिटेशंस होते हैं, तो और खाना भी अच्छा डाइट है ना. So that may happen soon. So we are always talking about the calories. So please, whoever is disturbing, please take care of this. So calories के साथ हम अच्छी तरह, और जैसे कि adult human being को almost 250 कैलोरी पर डे के जरूरी होते हैं, मतलब 2800 कैलोरी ऐसा कुछ तो लगते हैं शायद. So वो हम लोग कैलोरी की बात अच्छी तरह करते हैं. But this is the unit. So these are the 4 units: liter, atmosphere, joule, ergs, and calorie. These are the 4 units of we have discussed here in this chapter. Clear with this? और इस बैकग्राउंड के आधार पर फिर अभी हम लोगों को आगे चलना है, दैट इज वर्क. तो वर्क का पहला जो यहाँ आएगा, डेरिवेशन आएगा यहाँ पे आएगा. सो हाँ, इनका एक रिलेशन रहेगा, मतलब लीटर, एटमॉस्फेयर, जूल वगैरह, वो न्यूमेरिकल पे हम लोग करेंगे. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट? ओके, सो नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क या फिर वर्क ऑब्टेन्ड, से अगर प्रॉपर हेडिंग में लिखना है, वर्क ऑब्टेन्ड इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो वर्क ऑब्टेन्ड आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. अब देखिए, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क ऑब्टेन्ड इन आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. आइसोथर्मल, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. इरिवर्सिबल प्रोसेस अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों हमने अच्छी तरह देखे हुए हैं. एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस वर्क ऑब्टेन्ड इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये वर्क क्या होता है, हमें डिस्कस करना है. बहुत इजी है, एक डायग्राम समझेंगे तो बहुत ही आपको इजी समझ में आएगा. सपोज दिस इज अ कंटेनर. कंटेनर उसे सिलेंडर कहा जाता है. थर्मोडायनामिक्स में बार-बार वर्ड आएगा सिलेंडर. वैसे भी हमारे घर के अंदर सिलेंडर आता है गैस का, तो उसी तरीके से ये है.
उसे हम लोग बार बार सिलेंडर कहेंगे, दैट इज कंटेनर, उसे समझे। दिस इज द कंटेनर इन विच अ गैस इज पुट, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, सपोज दिस, एंड दिस इज द पिस्टन। पिस्टन मतलब एक ढक्कन है, लेकिन वो एयर टाइट होता है और इट इज अ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। सो दिस इज अ पिस्टन, ये पिस्टन है, इसके अंदर जो है वो गैस भरा हुआ है और इसका इनिशियल वॉल्यूम सपोज V1 है, ये इतना V1 इसका इनिशियल वॉल्यूम है, और ऊपर से जो प्रेशर है यहाँ पे दैट इज P एक्सटर्नल। अभी यहाँ का जो प्रेशर होगा ये इंटरनल, और बाहर का जो आएगा सराउंडिंग का वो एक्सटर्नल प्रेशर है। तो P एक्सटर्नल दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच इज P एक्सटर्नल, वी कैन से ये इसके अंदर है। मानो दिस इज द गैस एंड व्हिच इज कॉल्ड एज आइडियल गैस। आप ध्यान रखिए यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में हम हमेशा आइडियल गैस यूज करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग इंसान की भी बात करते हैं कि आइडियल ह्यूमन बीइंग, हमने कई बार देखा है कि आइडियल ह्यूमन बीइंग कोई दुनिया में होता नहीं है। ऐसा तुम में से और हम में से भी कोई ऐसा नहीं कि जिंदगी में कभी कुछ झूठ नहीं बोला हुआ है। आइडियल इंसान हमेशा ट्रू बोलेगा, ट्रू बात करेगा, बट हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन में थोड़ा बहुत तो झूठ बोल लेते, तो आइडियल इंसान नहीं होता। उसी तरीके से यहाँ पे आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस नेवर एग्जिस्ट, जानते हैं, कंसिडर करना, नहीं तो कोई समझ जाएगा कि आइडियल गैस मतलब कोई नाइट्रोजन जैसा कोई नया गैस है। इट्स नॉट लाइक दैट। आइडियल गैस इज एन इमेजिनरी गैस व्हिच फॉलो ऑल द laws and regulations, all the laws at all the conditions. That is called ideal gas. That is what we are discussing in states of matter in 11th standard. तो आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट हमने 11th स्टैंडर्ड के स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस किया था। सो दिस आइडियल गैस व्हिच ओबेज ऑल द लॉज एट ऑल द कंडीशंस, इसके अंदर आइडियल गैस होगा। तो सपोज दिस सिलेंडर इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस which is having V1 volume, external pressure is P external, and you can say A is the area of cross section। ये हम ये देखते हैं, ये जो है ये cross section area A है, small a से दिखाया है cross section area A, so that is cross section area of this piston is A। So consider an ideal gas is filled in a cylinder fitted with wetless and frictionless piston। ये piston जो है wetless and frictionless है, condition ideal, real में ऐसा होता नहीं, थोड़े divergence होते हैं। So ideal gas is filled in this cylinder fitted with wetless frictionless piston, and V1 is the initial volume of the gas. V1 is the initial volume of the gas, and P external is the atmospheric pressure acting on it. Suppose gas expands isothermally and irreversibly because of any other reason। हम लोग ये प्रेशर अगर कम करते हैं उसके कारण भी एक्सपांड होता है, या फिर हम हीट कर देते भी एक्सपांड हो सकता है, any reason से। Suppose gas expands isothermally and irreversibly, temperature remains constant and process is irreversible। ऐसा गैस अगर एक्सपांड होता है, सो गैस अगर एक्सपांड होगा तो पिस्टन पुश किया जाएगा ऊपर, तो ये जो पिस्टन यहाँ पे था वो पिस्टन यहाँ पे चला जाएगा, ये पिस्टन, और ये इस तरीके से चला जाएगा लाइक दिस वन। सो दिस हैपेंस हियर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये जो है ये है डिस्प्लेसमेंट डी। जो पिस्टन यहाँ पे था वो इधर से इधर तक आएगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये दिखता है आपको डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर का। तो पिस्टन डिस्प्लेस हुआ, तो हम अच्छी तरह जानते हैं व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट देयर हैज टू बी अ वर्क ऑब्टेन्ड, तो वहां पे वर्क मिलना ही मिलना। तो आप देखिए, सो दिस इज W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फार्मूला ये हमारा फार्मूला है, अच्छी तरह जानते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में हमने बेसिक फार्मूला देखा हुआ है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हो क्या रहा है कि हम लोगों को मिल गया। अब देखिएगा कि हम जानते हैं कि F इज अ फोर्स, और फोर्स का एक दूसरा फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए, या फिर आप P का फॉर्मूला जानते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला हमने देखा था, दैट इज F अपॉन A। अगर हमारा प्रेशर का फॉर्मूला F अपॉन E है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा F इज इक्वल टू A इंटू P होगा, या P इंटू A होगा ना। सो वी कैन से हियर, सो विल गेट हियर P इंटू A, ये हम लोग को मिल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ F वी कैन पुट P इंटू A, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, A स्टैंड्स फॉर एरिया, ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमने देखा। सो ये हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा W इज इक्वल टू P इंटू A इंटू D। तो वर्क यहाँ पे W स्टैंड फॉर वर्क, P फॉर प्रेशर, A फॉर एरिया, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ से यहाँ होगा डिस्प्लेसमेंट की ये होगा। अभी अगर हम ये बात करते हैं, दैट इज A इंटू D की बात करते हैं, तो A इज द एरिया, D इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे एरिया लिखा था, मतलब दिस इज द एरिया, और ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा एरिया आएगा, ये A इंटू D इतना एरिया है। So this is area. अभी this is the initial volume, and now this is the final volume V2। गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V1। जब गैस एक्सपांड हुआ उसका वॉल्यूम कितना हुआ? V2। ये हुआ। अभी क्या हम लोग देख सकते हैं कि there is a phenomena V2 minus V1 is equal to, this is V2 and this is V1, this is A into D।
is equal to A into D. A into D हो रहा है क्योंकि A is a cross sectional area, D is the displacement. This area, ये जो मैंने shaded किया है, this area is nothing but A into D, which is V2 minus V1. So instead of A into D, we can put V2 minus V1. So and this V2 minus V1 is also called as delta V. क्योंकि हमने पहले ही देखा था, मैंने बताया था आपको डेल्टा T के अंदर डेल्टा T is T2 minus T1. तो डेल्टा V must be equal to V2 minus V1. So instead of this, we can put this either this one. So मैं finally ये रख देता हूँ सीधा स्पेस के कारण W is equal to P into delta V. ये आपको मिल जाता है इक्वेशन. P into delta V ये आपको मिल जाता है. And this is nothing but the external pressure. ये जो pressure है, that's called the external pressure. This is the, you can say, work component, which is called as pressure volume type of work. So this is the first derivation of this chapter, and which is very important. जैसे मैंने आपको बताया कि that is work is equal to force into displacement, and this force is nothing but the force can be defined in the form of pressure. Pressure is equal to force of area, so force is equal to pressure into area. Substituting this value here, we get W is equal to P into A into D, और A into D क्या है, तो area into displacement. Area into displacement जो मैंने बताया कि यहाँ पे V1 is the initial volume, V2 is the final volume, और दोनों का difference ये है जो A into D है. So instead of A into D, we can put V2 minus V1, which is absolutely known as delta V. So finally, W is equal to P exponent to delta V हम लोग मिल जाता है. And here it is given a negative sign. यहाँ पे negative signs हमें देना है. Negative sign दिया जाता है. Negative signs का मतलब है work is done by the system on the surrounding. Negative sign का मतलब है work is done by the system on the surrounding. ये system है. ये gas हमारा system है. Container हमारा boundary है और बाकी remaining हमारा surrounding है. Gas जब expand हुआ तो piston बाहर की तरफ पुश किया गया. वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया, सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया. एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉर्म्स, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. क्लियर? Any doubt to anyone? And this is called as pressure volume type of work. This is called as pressure volume type of work. This has been experimentally also find out that pressure volume type of work, the P into V, P into delta V is always equal to work. So pressure into volume is always equal to volume. Pressure volume product is always equal to 1. That is also there. So this is also what we are seeing here. So this is the first formula we get here. Thermals के अंदर derivations matter करेंगे. Thermals के अंदर हमारे लिए ये matter करेंगे. So this is W is equal to minus P delta V. Minus stands for. This is according to IUPAC norms. Work is done by the system on the surrounding. System ने surrounding के ऊपर work किया, and that's why minus sign is there. So W stands for work. P stands for pressure, delta V stands for change in volume, that is V2 minus V1. जो हम यहाँ पे जानते हैं V2 minus V1, that is what we can say here. तो ये हम लोग को पहला derivation मिलता है. This is the work obtained in isothermal irreversible process. जैसे मैंने बताया, these are the definition what we have discussed in starting of the chapter. These definitions are used as a sentences now. जहाँ पे वहाँ पे definition करके word use किया था, यहाँ पे सारे sentence की तरह से use किया जाता है. तो isothermal मतलब temperature remains constant, and irreversible मतलब हम अच्छी तरह जानते हैं driving force is much greater than opposing force, and that process could not be reversed. That is what we can say. तो ये हम लोग इसके अंदर इस तरीके से मिल जाता है. Clear with this? So that's what we are here. So what we have discussed in today's lecture, we'll sum up and then we'll sum up the today's lecture. सबसे पहले हमने कल का recap लिया था. Starting में we have taken the recap of the chapter. What we have seen the fundamental definitions here in this chapter. Secondly, we have seen, आज हमने जो start किया था वो process के साथ start किया था. So we have seen what is process, and we have seen number of definitions related with the process. That is, you can say isothermal process, isochoric process, isobaric process, adiabatic process. फिर हमने last में उसके अंदर discuss किया था. That is, you can say here irreversible process and reversible process, or cyclic process too again. फिर उसके बाद देखा हमने, that is, you can say definitions of units. Units कौन से होते हैं? There is a liter atmosphere, there is a joule, there is a erg, and there is a calories. And then we have seen this important derivation, that is work of isothermal irreversible expansion of the gas, जिसके अंदर हमने देखा W is equal to minus P delta V. This is the first derivation what we get. Clear with this? So hope so you got it, and just read it and